नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, काव्य दोष के संदर्भ में हम इससे पहले भी चर्चा कर आए हैं। काव्य दोष, उनके संदर्भ में उनके भेद, साथ ही आचार्यों ने काव्य दोषों को किस प्रकार परिभाषित किया है, इन सब की चर्चा हम पूर्व में कर आए हैं। विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कुछ प्रमुख प्रमुख काव्य दोषों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्रुति कटुत्व दोष। विद्यार्थियों, श्रुति अथवा सुनने में जो वर्ण जैसे कि ट वर्ग आदि अथवा शब्द कटु लगे अर्थात जो कानों में खटके, उनके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष होता है। प्रिय विद्यार्थियों, विशेषकर श्रृंगार, करुण और शांत रस में इस प्रकार के कठोर वर्णों के प्रयोग उद्वेग कर अथवा दोषजनक माने जाते हैं, किंतु वीर, रौद्र और भयानक रस में वे गुण बन जाते हैं। समझ रहे ना? वही शब्द और वर्ण जो कि श्रृंगार, करुण और शांत में दोष बनते हैं, अगर उन्हीं शब्दों और वर्णों का प्रयोग वीर, रौद्र और भयानक में किया जाए तो वो इसके गुण बन जाते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखें, श्रृंगार रस से संबंधित एक ही उदाहरण कि लटकी लटकी लटकतु चलत डटत मुकुट की छाह चटक भर्यो नट मिली गयो अटक भटक बटमाह। विद्यार्थियों, इस उदाहरण में जो ये शब्द हैं अटक, लटक, भटक, झटक, ये सब श्रुति कटुत्व दोष के व्यंजक हैं, क्योंकि उनके उच्चारण कानों में खटकते हैं। अतः यहाँ श्रृंगार रस में इस तरह के ट ठ ड वर्णों का या ट वर्ण के वर्णों का प्रयोग काव्य के अंदर दोष कहलाता है। अगला दोष च्युत संस्कृति दोष। विद्यार्थियों, भाषा अथवा व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जहां काव्य में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुनिए, भाषा अथवा व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जहां काव्य में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर यह दोष होता है। उदाहरण ले, एक उदाहरण जैसे, इस निराशता को छोड़ो तुम आशा से लो काम। इसमें क्या दोष है? वापस सुनिए, इस निराशता को छोड़ो तुम आशा से लो काम। यहां जो शब्द व्याकरण नियमों के विरुद्ध है वो है निराशता। ये कोई शब्द ही नहीं होता, शब्द होता है निराशा। तो यहां पर सही शब्द क्या होगा? इस निराशा को छोड़ो तुम। तो ये यहां पर इसका दोष है। इसी प्रकार एक और उदाहरण, मरम वचन जब सीता बोला। वापस सुनिए, मरम वचन जब सीता बोला, यहां पर सीता बोली आएगा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है तो सीता बोली होगा, ना कि सीता बोला। तो ये इस दोष के अंतर्गत आता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले हम दोष की बात करें तो अगला दोष है ग्राम्यत्व दोष। विद्यार्थियों, जहां शिष्ट समाज में प्रयुक्त किए जाने वाले योग्य शब्दों के बदले असभ्य और गंवार शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। गंवारों से भी आप इसको ले सकते हैं, गंवार शब्दों का प्रयोग, जो शिष्ट समाज में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण देखें कि मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। इस पंक्ति में मूड शब्द मस्तक के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, जो एक प्रकार का गंवारू अथवा असभ्य प्रयोग है। अतः यहां ग्राम्यत्व दोष होगा। इसी प्रकार से एक और ले, पड़े झटोले पे रहे नींद न आई रात। पड़े झटोले पे रहे नींद न आई रात। इस पंक्ति में प्रयुक्त झटोले शब्द सुसंस्कृत और सभ्य समाज के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता, अपितु इसका प्रयोग गंवारू भाषा का व्यंजक समझा जाता है। अतः यहां पर ग्राम्यत्व दोष होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगली हम बात करें अश्लीलत्व दोष। ये दोष भी अधिकांशतः काव्यों में आ जाता है। इसकी चर्चा हम यहां पर करें। विद्यार्थियों, आप समझ ही रहे होंगे, अश्लील
अर्थात सभ्य समाज में प्रयोग न किए जाने वाले शब्दों का कथन करने में यह दोष उजागर होता है। विद्यार्थियों, इसके तीन प्रकार हैं: व्रीड़ा व्यंजक, घृणा व्यंजक और अमंगल व्यंजक शब्दों के प्रयोग। इसमें हम घृणा व्यंजक अश्लीलता जो होती है उसका एक उदाहरण आपके सामने रखे, बड़ा प्रसिद्ध है, जो अधिकांशतः इस दोष में इसका प्रयोग किया जाता है कि रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाप। आप जानते हैं कि रावण के दरबार में अंगद ने अपना पैर रखा था और उसी के लिए यहां शब्द प्रयोग हुआ है कि रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाप। ये जो शब्द है ये घृणावाचक, मतलब अनायास अपान वायु का ही अर्थ देता है। अतः यहां पर यह बड़ा घृणावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहां पर अश्लीलत्व दोष है। विद्यार्थियों, आगे हम चर्चा करें जो अगला हमारा दोष है, और वह दोष है अप्रतित्व दोष। विद्यार्थियों, अप्रतित्व दोष की हम यहां पर चर्चा करें उससे पहले हम यहां पर क्लिष्टत्व दोष की बात करते हैं। विद्यार्थियों, जहां शब्द का अर्थबोध करने में क्लिष्टता अथवा कठिनाई हो वहां क्लिष्टार्थ दोष होता है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से काव्य की अर्थ प्रतीति अथवा रसमयता में बाधा आती है। विद्यार्थियों, प्रसाद गुण के अभाव के कारण ही यह दोष उत्पन्न होता है। सूर के दृष्टिकूटों तथा कबीर की उलटबासियों में इस दोष के उदाहरण भरे पड़े हैं। एक उदाहरण हम आपके सामने रखें विद्यार्थियों कि अजा सहेली तासुरिपु ता जननी भरतार ताके सुध के मित्र को भजतु बारंबार। विद्यार्थियों, इस दोहे का अर्थ बड़ी मुश्किल से निकलेगा। यहां पर इसका अर्थ निकाले तो यह है कि मन तू निरंतर भगवान श्री कृष्ण का भजन कर। इस अर्थ को निकालने के लिए काफी कवायद करनी पड़ती है। जैसे अजा, इस शब्द का जो प्रयोग हुआ है, अजा सहेली तासुरिपु। अजा, अजा अर्थात बकरी, उसकी सहेली अर्थात भेड़, और तासुरिपु उसका रिपु शत्रु अर्थात भुरंट, एक विशेष प्रकार का कांटा, और उस कांटे की जननी, ता जननी भरतार मन का, उस कांटे की जननी अर्थात पृथ्वी, और पृथ्वी के पति अर्थात इंद्र, और इंद्र के सुत ताके सुत के मित्र को, इंद्र के सुत पुत्र अर्थात अर्जुन, और अर्जुन के मित्र मतलब श्री कृष्ण, तो उसका तो निरंतर भज तू बारंबार, अंतिम शब्द आया, तो उसका तू भजन बार बार कर। यहां पर यही जो अर्थ है वह निकल करके आता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करें न्यून पदत्व दोष की। विद्यार्थियों, जहां वांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कुछ पद अथवा शब्द जोड़ने पड़े वहां यह दोष होता है। पदों के प्रयोग में न्यूनता मतलब कमी रहने के कारण ही इसे न्यून पदत्व दोष कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सबका। इसी तरह दूसरा उदाहरण, बंसी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोहती है। तीसरा उदाहरण, राजन तुम्हारे खड़क से यश कुसुम विकसित हो गया। विद्यार्थियों, इन तीनों उदाहरणों की अगर हम चर्चा करें तो यहां प्रथम उदाहरण में कृपा दृष्टि के पूर्व आपकी तथा दूसरे उदाहरण में साथ में के पूर्व आपके पदों की न्यूनता है, अतः दोनों न्यून पदत्व दोष के उदाहरण हैं। तीसरे उदाहरण में खड़क के आगे लता शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जिसकी कमी के कारण यहां भी न्यून पदत्व दोष होगा। इसी प्रकार से अधिक पदत्व दोष। विद्यार्थियों, अनावश्यक शब्दों अथवा पदों का प्रयोग करने पर यह दोष होता है।
उदाहरण हम देखें कि लपटी पुष्प परागरज सनी स्वेद मकरंद। प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त पराग शब्द ही पुष्पों की रज का अर्थ व्यक्त कर देता है, अतः उसके साथ पुष्प और रज का प्रयोग व्यर्थ है, जिनके कारण यहां अधिक पदत्व दोष है। दूसरा उदाहरण, तरल गरल की लहू लहरी। विद्यार्थियों, दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त गरल विष जहर शब्द स्वतः ही तरलता का अर्थ ध्वनित कर देता है, अतः उसके पूर्ण तरल विशेषण जोड़ने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसी तरह एक उदाहरण, तुम निज स्वरूप में चिर महान। इस उदाहरण में निज शब्द में अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि उसके आगे प्रयुक्त स्वरूप शब्द का स्व निजता का भाव व्यक्त कर देता है, अतः यह यहां पर अधिक पदत्व दोष होगा। विद्यार्थियों, आगे हम बात करें दोषों की, तो उन दोषों में जो प्रमुख दोष हैं, एक दोष और पीछे छूट गया, क्या? अप्रतीत्व दोष। विद्यार्थियों, काव्य रचना में शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने पर अप्रतीतार्थ दोष होता है। जैसे उदाहरण में दूं कि तत्व ज्ञान प्रकाश सो दलिता शैजो आही, विधि निषेधमय कर्म सब बाधक हो ही न ताहि। इस उदाहरण में प्रयुक्त दलिताशय शब्द में प्रयुक्त आशय शब्द का अर्थ मिथ्या ज्ञान या वासना है, जो शास्त्र विशेष में ही प्रचलित है। काव्य रचना में इस प्रकार के प्रयोग अप्रतीतार्थ दोष के व्याचक होते हैं। जहां पर प्रतीति नहीं होती, उसका बोध नहीं होता, वहां पर यह दोष होता है, और विशेषकर शास्त्र विशेष में ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, आगे हम और चर्चा करें। अगला जो हमारा उदाहरण है वह है अक्रमत्व दोष। विद्यार्थियों, काव्य रचनाओं में उचित अनुक्रम अथवा सही सिलसिले से जहां पदों का प्रयोग नहीं किया जाए, वहां अक्रमत्व दोष होता है। अर्थात उचित जो क्रम होना चाहिए वो सही नहीं होता, वहां पर यह दोष होता है। उदाहरण लिखिए, विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के। इस उदाहरण में प्रयोग भीम शब्द के पश्चात और द्वितीय पंक्ति के, इस उदाहरण में प्रथम पंक्ति में के शब्द का प्रयोग विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम के समान होना चाहिए। दूसरा है, राम गए फिर वन में भरत पहुंचे कुछ दिन में। यह उदाहरण कि राम गए फिर वन में भरत पहुंचे कुछ दिन में। विद्यार्थियों, इसमें गए और पहुंचे क्रियापदों का प्रयोग क्रमशः वन में तथा दिन में के पश्चात होना चाहिए। इसी प्रकार विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। एक उदाहरण, विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में मानवी विशेषण का प्रयोग लीला विशेषण के पूर्व होना चाहिए था, किंतु इस क्रम का निर्वाह न होने के कारण इसमें अक्रमत्व दोष है। इसी प्रकार से दुष्क्रमत्व दोष, इसकी भी चर्चा हम यहां पर करें। विद्यार्थियों, जहां लोक अथवा शास्त्र में जो परिचलित है उस क्रम का सही निर्वाह नहीं किया जाए, अथवा अनुक्रम के विपरीत व्युति क्रम का कथन पदार्थों के विपरीत क्रम में किया जाए, वहां यह दोष होता है। जैसे एक उदाहरण, पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में पहले तो 5 पैसों की मांग की गई है और बाद में 10 पैसों की, जो लोक रीति के क्रम में विपरीत है, क्योंकि अधिक की पूर्ति न होने पर ही कम की याचना की जाती है, जिसका यहाँ उचित कर्म नहीं है, अतः यहाँ दुष्क्रमत्व दोष है। ऐसी प्रकार से एक बड़ा प्रसिद्ध हमारे पढ़ने पढ़ाने में आता है उदाहरण, वो भी मैं आपके सामने रखूं। दुष्क्रमत्व दोष का सबसे अच्छा उदाहरण, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जाए। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में वापस सुनिए, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जाए। विद्यार्थियों, इसमें दोष क्या है?
क्योंकि हनुमान जी की तीव्र गति की तुलना या उनकी समानता पहले तो पवन और मन से की गई है और उसके बाद उसे खगराज मतलब गरुड़ की गति से उपमित किया गया। जो जो शास्त्रों में बताया गया है उस क्रम के अनुकूल नहीं है, क्योंकि पवन और गरुड़ की गति से मन का वेग अधिक तीव्रगामी होता है। अतः उसे गति के अनुक्रम से सबके बाद में रखा जाना चाहिए था, जो लोक शास्त्र में जो बताया गया उस क्रम की मर्यादा को भंग करता है। क्योंकि मन की गति तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर मन पहले आया और खगराज बाद में आया है, अतः यहां पर दुष्क्रमत्व दोष होगा। एक अंतिम दोष और जिसकी हम चर्चा करें, पुनरुक्तत्व दोष। विद्यार्थियों, जहां शब्द या वाक्य द्वारा अर्थ विशेष की प्रतीति हो जाने पर भी, वापस दें, जहां शब्द या वाक्य द्वारा अर्थ विशेष की प्रतीति हो जाने पर भी पुनः उसी अर्थ वाले शब्दों अथवा वाक्यों से उसी अर्थ का पुनर्कथन किया जाता है, वहां पुनरुक्तत्व दोष होता है। जैसे हम यहां पर उदाहरण लें, मदन बाण के लगत ही मूर्छी परा सुधनाहि। इस उदाहरण में जो एक ही अर्थ को दोबारा व्यक्त करता है, अतः यहां पर दोष है। जैसे मूर्छी परे और सुधीनाई, मदन बाण के लगत ही मूर्छी परा सुधीनाई, दो मूर्छी पड़ी और सुधीनाई ये दोनों एक ही शब्द है, इनका अर्थ एक ही होता है। इसी प्रकार से मृदुबानी मीठी लागे उक्ति, अब यहां पर मृदुबानी मीठी लागे उक्ति, इन दोनों कथनों का एक ही अर्थ है जो दो बार कहा गया है। इस प्रकार से यहां पर पुनरुक्तत्व दोष होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज इन विभिन्न जो दोष हैं उन पर संक्षेप में चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।